1950 के दशक में एक नए प्रकार का व्यवसाय उभरा जो अपने सारे हिस्से को किसी एक केंद्रीय ऑफिस द्वारा नियंत्रित नहीं करता था, बल्कि इसके लिए नेटवर्क के मॉडल का इस्तेमाल करता था। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की और अमेरिकी संसद इसे गैरकानूनी घोषित करने से सिर्फ 11 मत दूर थी, लेकिन यह शुरुआती वर्षों में बचने में कामयाब हुआ और आज यह 3% से अधिक अमेरिकी रिटेल बिक्री के लिए जिम्मेदार है तथा पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। इसके कुछ मशहूर ब्रांड्स में से हार्डवेयर, सबवे और जाहिर है सबसे मशहूर मैकडॉनल्ड्स शामिल है। इस क्रांतिकारी व्यवसाय मॉडल को फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फ्रेंचाइजी एक प्रकार का बिजनेस नेटवर्क है जिसमें बहुत से व्यवसाय मालिक एक ही ब्लूप्रिंट के अनुसार काम करते हैं। बहुत व्यवहारिक संदर्भ में आप यह कह सकते हैं कि उन सभी के जीवन मूल्य समान होते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी व्यावसायिक जगत में नेटवर्क के विकास की राह में सिर्फ एक पड़ाव था। अब जॉन आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। जॉन: रॉबर्ट ने सही कहा है, यह अलग तरीके के कमीशन का भुगतान करने का ही मामला नहीं है या मार्केटिंग की जिम्मेदारी किसी दूसरे पक्ष पर डालने की बात नहीं है। यह दरअसल व्यवसाय को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है, ऐसा तरीका जो व्यापक विज्ञापन नीति के जरिए औद्योगिक युग की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि नेटवर्किंग के जरिए सूचना युग की अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। फ्रेंचाइजी के बाद नेटवर्किंग वाले व्यवसायों के विकास में अगला कदम 1960 के दशक में उठाया गया और 1970 व 1980 के दशक में इसकी रफ्तार तेज हो गई। फ्रेंचाइजी व्यवसायों के नेटवर्क के बजाय यह मॉडल फ्रेंचाइजी व्यक्तियों के नेटवर्क के जरिए विकसित हुआ। एक तरह से आप इसे व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं। मूल फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह ही इस नए प्रकार के व्यवसाय की भी काफी आलोचना हुई, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद यह अपना अस्तित्व बचाने और समृद्ध होने में कामयाब हुआ। इस मॉडल को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। रॉबर्ट: वैसे फ्रेंचाइजी के बारे में सच्चाई यह है कि फ्रेंचाइजी का स्वामी बनने के बाद आप एक नेटवर्क का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन उस नेटवर्क के स्वामी नहीं बनते। आप तो केवल अपने व्यवसाय के स्वामी बनते हैं, दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटर के रूप में। जॉन: नेटवर्क मार्केटर के रूप में आप न सिर्फ नेटवर्क बनाते हैं, बल्कि आप दरअसल अपने खुद के नेटवर्क के स्वामी भी होते हैं। और रॉबर्ट, जैसा आप कहते हैं, इसमें जबरदस्त वित्तीय लीवरेज हासिल होता है। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपको मेडकॉफ के नियम की शक्ति का दोहन करने का अवसर मिल जाता है। कैसे? यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने मात्र से ही नहीं हो जाता है। यह तो वैसी ही बात हो जाएगी जैसे संसार में केवल आपके ही पास टेलीफोन हो। मेडकॉफ के नियम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको अपने जैसे किसी व्यक्ति, किसी साझेदार को जोड़कर खुद को बहुगुणित करना पड़ता है। जिस पल आपकी संख्या 2 हो जाती है, आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य तेजी से बढ़कर 4 हो जाता है। जब आपकी संख्या 3 हो जाती है, तो आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 4 से 9 हो जाता है। आपने जिन 2 लोगों को जोड़ा है, जब उनमें से प्रत्येक भी 2 अन्य लोगों को जोड़ लेता है, तो आपका नेटवर्क उस रॉकेट की तरह दिखने लगता है जो चांद की ओर उड़ान भरने वाला है। आप गणितीय रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका आर्थिक मूल्य घातांकीय रूप से विकास करता है। सरल भाषा में मेडकॉफ के नियम का अर्थ यह है कि नेटवर्क एक लीवर के रूप में कार्य करता है। यह आपको अपने समय और प्रयास की लीवरेजिंग करने की अनुमति देता है। लीवरेज का सिद्धांत खोजने का श्रेय प्राचीन यूनान के इंजीनियर आर्किमिडीज को दिया जाता है। उन्होंने यह घोषणा की थी, मुझे खड़े होने की जगह भर दे दे तो मैं संसार को हिला सकता हूँ। लीवरेज की लगभग असीमित शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने रस्सियों और घिर्रियों का एक व्यापक तंत्र तैयार किया। इसके बाद रस्सियों के इस विशाल जाल में यूनानी योद्धा जहाजों के पूरे बेड़े को बांधा। जब हर चीज तैयार हो गई और जमा भीड़ भी खामोश हो गई, तो आर्किमिडीज ने लकड़ी का एक लट्ठा पकड़कर उसे अपनी पूरी शक्ति से खींचा और जहाज का पूरा बेड़ा पानी में तैरने लगा। यह नेटवर्क की शक्ति है। रस्सियों के उस व्यापक जाल से आर्किमिडीज ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसके लिए आमतौर पर कई हजार मल्लाहों को मिलकर पूरा जोर लगाना पड़ता। और रस्सियों का वह जाल आखिर क्या था? एक नेटवर्क।
यही वह जबरदस्त शक्ति है जिसकी बदौलत अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं।